हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के रसायन विषय में 5वें चैप्टर में रासायनिक साम्य के अंतर्गत हम सांद्रता भागफल ज्ञात करना और साम्यावस्था का संख्यात्मक मान से इसका क्या संबंध है किसी रासायनिक अभिक्रिया का, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोग यहाँ पर सांद्रता भागफल सामान्य तौर पर इस प्रकार से Q के रूप में लिखते हैं और जो उत्पाद रहते हैं उन पदार्थों के सांद्रण के अनुपात को हम सांद्रता भागफल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक अभिक्रिया लिख रहे हैं, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, A और B दो अभिकारक हैं और रासायनिक साम्यावस्था के अंतर्गत जब साम्यावस्था होते हैं तो इसमें उत्पाद C और D मान लीजिए बन रहा है। अब इस प्रकार से अभिक्रिया के अंतर्गत हम इसको Q के रूप में जब लिखते हैं तो दाएं समीकरण के इस साम्यावस्था के चिन्ह के दाईं तरफ जो रहते हैं, जिसको हम सामान्यतः इस प्रकार से दाईं तरफ लिखते हैं, इसको हम ऊपर में लिखते हैं। जैसे सक्रिय मात्रा के रूप में सक्रिय मात्रा C और सक्रिय मात्रा D। और समीकरण इस साम्यावस्था चिन्ह के बाईं तरफ जैसे A और B यहाँ पर लिखा गया है, जो लिखते हैं इसको इसके भागित या बटा करके हम इसको लिखते हैं अनुपात के रूप में। जैसे यहाँ पर सक्रिय मात्रा A सक्रिय मात्रा B इस रूप में लिखा जाता है। तो ये जो अनुपात हैं, इन दोनों के जो अनुपात है, जैसे समीकरण के आधार पर समीकरण के दाईं ओर के पदार्थ के सक्रिय मात्रा और इस समीकरण में जो बाईं ओर है A और B उसके जो सक्रिय मात्रा है उसका जो अनुपात होते हैं, इसको हम सांद्रता भागफल के नाम से जानते हैं। इसको अपन इस प्रकार से Q के रूप में कैपिटल Q के द्वारा व्यक्त करते हैं, जो कि दो पदार्थों के सक्रिय मात्रा या वही मोलर सांद्रण है, इसीलिए हम इसको सांद्रता के रूप में लिखते हैं। भागफल का सीधा मतलब है भागित करते हैं, इतना अनुपात इतना, इसीलिए हम इसको इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और अंग्रेजी में चूंकि ये कोशिएंट होता है, जिसके बारे में हम बता चुके हैं, इसी इसको Q के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, खास करके उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो साम्यावस्था में है, उसके लिए किस प्रकार से सूत्र आखिरी में होंगे उसको हम बताने यहाँ पर जा रहे हैं या उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं अपन, सांद्रता भागफल ज्ञात करना। आइए हम इसको कुछ उदाहरण के तौर पर समझें और इसकी क्या क्या नियम हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा, इसमें एक परिपाटी होती है सांद्रता भागफल ज्ञात करने की परिपाटी। इसकी जो परिपाटियां हैं इसको पहले अपन समझ लें। परिपाटी, इसको अपन कन्वेंशन कहते हैं अंग्रेजी में। उसके लिए हमको क्या क्या करना है, तो परिपाटी में दो परिपाटियां हैं इसके। यदि कोई ठोस पदार्थ होगा तो उसके जो सांद्रता होंगे, सक्रिय मात्रा होगा, उसको हम इकाई के रूप में लिखते हैं। इकाई यानी एक, उसके जगह में हमको एक लिख देना है। दूसरा यहाँ पर उसकी जो परिपाटी है, यदि कोई पदार्थ है वो भी विलायक की अवस्था में, यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, कोई विलायक है तो विलायक पदार्थ होगा, तब की स्थिति में उसके जो सक्रिय मात्रा होंगे उसको इस सांद्रता भागफल ज्ञात करते वक्त हमको यहाँ पर स्थिर मानना है, कांस्टेंट जिसको अंग्रेजी बोलते हैं। कांस्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि विलायक जो है बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं और उसके सांद्रता में बहुत ही कम मात्रा में परिवर्तन होते हैं और उस रासायनिक अभिक्रिया पर कोई प्रभावित नहीं करता, इसीलिए हम विलायक के सांद्रण को स्थिर मानते हैं। ये दो चीज परिपाटी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, उसके जगह में इस मान को रखना है। बाकी यहाँ पर और दो चीज बचते हैं, खास करके यदि कोई गैस अवस्था में होते हैं तो उसको ज्यों का त्यों लिखना है। कोई विलयन की अवस्था में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जो चेंज करना था उसको लिख दिया मैं। तीसरा यहाँ पर है, यदि
गैस अवस्था में है, यहाँ पर मैं G लिख रहा हूँ, गैसीय अवस्था में, तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई हमको परिवर्तन नहीं करना है। जैसे पदार्थ रहते हैं गैस अवस्था में वैसा ही लिखना है। और यहाँ पर यदि कोई पदार्थ जली विलयन, मैं इसको संक्षिप्त में लिख रहा हूँ AQ, जिसको अपन जली विलयन पढ़ते हैं, इस रूप में रहेगा तो इसके सांद्रता में कोई अलग से लिखना नहीं है, उसी को ही हमको यहाँ पर लिखना है। तो ऐसा ही रहेगा AQ या एक्वस सॉल्यूशन जिसको अपन कहते हैं जली विलयन, ऐसा ही रूप रहेगा। आइए इसको हम कुछ उदाहरण के तौर पर इसमें समझेंगे। इसमें एक सरल उदाहरण यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इसमें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो कि यहाँ पर ठोस अवस्था में है, इसको गर्म किया गया तो यहाँ पर चूना प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि ठोस रूप में है, और दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इस रूप में हमको प्राप्त हुआ है। इसको हम अब इस समीकरण को हम सांद्रता भागफल Q के रूप में लिखेंगे। तो Q में क्या मान आएगा, इसी को हम यहाँ पर ज्ञात करने जा रहे हैं। तो आइए इसमें पहला लिखते हैं अपन Q का सूत्र ही है इस समीकरण में, साम्यावस्था समीकरण में जो दाईं तरफ होते हैं उनके सक्रिय मात्रा का गुणनफल, जिसको अपन द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि ठोस रूप में है, उनकी सक्रिय मात्रा गुणित दूसरा पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसीय अवस्था में है, उसके सक्रिय मात्रा भागित है भागफल। यह है लेफ्ट हैंड साइड इस समीकरण के जो बाईं ओर है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में है। इसके और यदि और ये रहता तो मैं इसको भी इस प्रकार से गुणा किया होता, सांद्रताओं के सक्रिय मात्रा का गुणनफल। अब इसमें केवल हमको एक काम करना है, इसमें जो मान लिखे हूँ इसका यहाँ पर इसमें रखना है। जैसे यहाँ पर ठोस है कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसके लिए इस परिपाटी के अनुसार में मुझे केवल एक लिखना है उसके जगह में। आगे गुणित है सक्रिय मात्रा CO2, वो गैस के रूप में है। और आइए हम देखते हैं इसमें जब गैस की अवस्था में होते हैं तो उसमें परिवर्तन नहीं करना है, जैसा रहता है वैसा ही लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर इसको मैं लिख रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस अवस्था में है, इसके सक्रिय मात्रा, फिर भागित है। चलिए आगे कैल्शियम कार्बोनेट जो कि ठोस अवस्था में, और ठोस के लिए हम अभी पढ़ चुके हैं, इसमें पहला ही है ठोस के लिए इकाई लिखा जाता है, एक लिखा जाता है, इसीलिए इसके जगह में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक। इस प्रकार से हल करेंगे तो एक गुणित सक्रिय मात्रा CO2 का मात्रा, इस प्रकार से केवल हमारा जो उत्तर रहेगा अभी CO2 जो कि गैस अवस्था में है भागित एक, हर में एक रहता है, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए यहाँ पर ये जो Q का मान है ये हमारा उत्तर होगा। इसमें इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसीय अवस्था में होते हैं उसके सक्रिय मात्रा के सीधे बराबर होते हैं इसमें। इस प्रकार से इस समीकरण के लिए ऐसा हमको मान प्राप्त होगा। और एक चीज़ खास बात, यदि यहाँ पर केवल गैस के रूप में ही प्राप्त होते हैं तब की स्थिति में यहाँ पर एक समीकरण और बनता है, इसमें आगे उसके आगे लिख रहा हूँ मैं। इसी को इस रूप में लिखेंगे Q बराबर सक्रिय मात्रा CO2 गैस। अब देखिए इधर से एक केवल गैस है, तो गैस के लिए निश्चित ताप पर उसके जो सक्रिय मात्रा होते हैं उसके इस प्रकार से इसको K के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक के रूप में लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर Q ही न होकर के अब हो जाएगा K, और आगे गैस के रूप में है तो इसके सक्रिय मात्रा को हम आंशिक दाब के रूप में लिखते हैं। तो इस प्रकार से आंशिक दाब, ये सक्रिय मात्रा था बड़ा कोष्ठक, उसके जगह हमको चेंज करना है आंशिक दाब अर्थात P, जिसको अपन पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और ये हमारा पदार्थ है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। आपको यहाँ पर अलग से ऐसा गैस चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो इसका मतलब भी वही होगा। अर्थात गैसीय पदार्थ हैं, उनके आंशिक दाब के सीधे सीधे
समानुपाती होते हैं। कोई भी गैस होते हैं तो निश्चित ताप पर उसके जो सक्रिय मात्रा का मान होता है उसके आंशिक दाब के बराबर होते हैं। इसलिए हम इसके बदले में, हम सक्रिय मात्रा के बदले में हम इसको आंशिक दाब के रूप में लिखते हैं। तो दोनों समीकरण हैं। यदि केवल Q के रूप में लिखना चाहें तो ऐसा सक्रिय मात्रा CO2 गैस भी लिख सकते हैं। इसी को और बदलेंगे तो इस प्रकार से K बराबर आंशिक दाब, जिसको P के रूप में लिखते हैं, CO2 गैस, ऐसा इसको लिखा जाता है इसमें। तो ये दो तरीके से हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी, लेकिन हम इसको इस कैपिटल K के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक के रूप में लिखते हैं। और बाकी रहेगा, अब यदि केवल ठोस आ रहा है या अन्य प्रकार के आएंगे समीकरण में एक्वस जली विलयन, तो उसके लिए हम इस प्रकार से K का प्रयोग नहीं करेंगे। K का प्रयोग तभी होगा जब एक केवल गैस बचा रहेगा हमारे समीकरण में। आइए कुछ उदाहरण हम और लेते हैं इसमें, इसको समझने के लिए। जैसे यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ मैं, अमोनिया, जिसका सूत्र होता है NH3। ये गैसीय अवस्था में है, या चलिए यहाँ पर मैं इसको जल में घोल रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ इसको। अमोनिया, इसको अपन जली विलयन, जिसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, इसको घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसे जल में। सीधा मतलब इस प्रकार से है, अमोनिया को जल में घोला गया, तो ये जली विलयन में है। और ये जो जल है ये विलायक के रूप में है। विलायक का मतलब होता है लिक्विड, इसको लिक्विड के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर समझेंगे तो ये विलेय हो गया, और ये अधिक मात्रा में है तो विलायक है विलयन की दृष्टि से। अब इस प्रकार से इन दोनों के अभिक्रिया से हमको ऐसे प्राप्त होते हैं अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। अमोनिया का जो जली विलयन है उसको अपन नाम देते हैं अमोनियम, इसको NH4 लिखते हैं, और हाइड्रॉक्साइड होते हैं ऐसा। एक तो में यहाँ पर अमोनियम में प्लस, हाइड्रॉक्साइड में माइनस। अब ये कहाँ पर हैं? चूँकि जल में घुलनशील हैं, इसलिए अमोनियम हाइड्रॉक्साइड अपने आयनों में अपघटित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको अमोनियम जो है वो भी जली विलयन में प्राप्त हुआ है, और जो हाइड्रॉक्साइड है, हाइड्रॉक्सिल आयन, वो भी हमको जली विलयन में ही प्राप्त हुए हैं। अब इस प्रकार से ये हमारा समीकरण है। इस समीकरण के लिए हमको सांद्रता भागफल का मान ज्ञात करना है। आखिरी सूत्र क्या आएगा इसमें? तो हमारा सूत्र होगा इसमें सांद्रता भागफल Q बराबर सांद्रता भागफल, जिसके हम Q के द्वारा लिखते हैं। सूत्र है इसका, इस साम्यावस्था चिन्ह के दाईं तरफ जो हैं उनका सक्रिय मात्रा गुणनफल, जैसे यहाँ पर है अमोनियम जो कि प्लस चार्ज में है, ये जली विलयन में है, इसका सक्रिय मात्रा गुणित हाइड्रॉक्सिल आयन जो जली विलयन में है, जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन लिखते हैं, इसके सक्रिय मात्रा दोनों का गुणनफल भागित इस समीकरण के बाईं तरफ में अमोनिया है और जल है, उनके सक्रिय मात्रा का गुणनफल। ये अमोनिया, जिसका सूत्र है NH3, और यहाँ पर ये जली विलयन में है, इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐसा AQ लिख रहे हैं अपन। इसके सक्रिय मात्रा और जल जो कि विलायक के रूप में है, जिसको हम लिक्विड लिखते हैं, इसके सक्रिय मात्रा का गुणनफल। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के आधार पर हम इसको लिखते हैं। अब मान को लिखें इसमें, यहाँ पर अमोनियम जली विलयन में है, हाइड्रॉक्सिल आयन भी जली विलयन में है, और अमोनिया भी जली विलयन में है। तो जली विलयन के रूप में रहते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, उसको ज्यों के त्यों लिखा जाता है, जैसा लिखा वैसा लिखना है। इसीलिए यहाँ पर इतने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो Q बराबर अमोनियम आयन जली विलयन जो में उपस्थित है उसकी सांद्रता गुणित हाइड्रॉक्सिल आयन जो कि जली विलयन में है उसकी सक्रिय मात्रा भागित अमोनिया जो कि जली विलयन में है उसकी सक्रिय मात्रा। यहाँ पर हमने परिवर्तन इसलिए नहीं किया क्योंकि परिपाटी में भी बताया गया है कि जली विलयन के रूप में रहेगा या गैस के रूप में रहेंगे तो हमको परिवर्तन नहीं करना है, केवल ठोस और विलायक के रूप में
रहेंगे तब इसके मान को चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो जल है विलायक के रूप में है, और विलायक के लिए इसके मान को हम स्थिर रखते हैं। वो स्थिर रखने के कारण से कांस्टेंट रहेगा ऑलरेडी, जिसको स्थिर बोलते हैं, तो ऑलरेडी कोई ना कोई मान हो सकता है वो, या इसका बहुत ही मान में परिवर्तन कम होती है, इसलिए इसको छोड़ देना सीधा सीधा। इसमें हमको जिक्र नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी स्थिरांक हो गया, तो स्थिरांक का मान तो निश्चित होता है, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। तो केवल इस प्रकार समीकरण बन जाएगा यहाँ पर Q बराबर अमोनियम आयन जलीय विलयन में सक्रिय मात्रा गुणित हाइड्रोक्सिल आयन जलीय विलयन में उसकी सक्रिय मात्रा भागित अमोनिया जो कि जलीय विलयन में है उसकी सक्रिय मात्रा। क्योंकि यहाँ पर ये जल विलायक है इसीलिए हम यहाँ पर इसको स्थिर रख देंगे, और ऑलरेडी ये स्थिरांक है, इसका मान भी निश्चित होता है, इसलिए स्थिरांक गुणित स्थिरांक हो सकता है, अलग से मान हम इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। और अलग अलग ताप पर इसकी मात्रा जो है अलग अलग होती है, निश्चित है वो। तो ये फार्मूला बनेगा Q के लिए। आखिरी सूत्र है ये, हमको यहाँ पर पूछा गया है या सांद्रता भागफल ज्ञात करो, तो ये हमको आखिरी में लिखना है इसमें। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जल का एक उदाहरण लेता हूँ मैं। जल जो कि अभी द्रव अवस्था में है और इसका परिवर्तन हो रहा है जल का गर्म करने पर मान लीजिए गैस अवस्था में। ये हमारे पास समीकरण है और इसमें से हमको Q का मान या सांद्रता भागफल का मान ज्ञात करना है। तो Q बराबर सूत्र हो जाएगा दाईं तरफ, समीकरण के दाईं तरफ जो जल है जो गैसीय अवस्था में है जिसको हम भाप बोलते हैं, इसका सक्रिय मात्रा बटा लेफ्ट हैंड साइड में जो जल है जो विलायक के रूप में है इसके सक्रिय मात्रा। अब आखिरी सूत्र में हम रखें मान को, तो यहाँ पर जो जल है वो लिक्विड के रूप में है, विलायक के रूप में है, इसलिए इसको हम स्थिरांक मानते हैं या स्थिर मानते हैं, इसलिए इसको मान को यहाँ पर लिखेंगे नहीं। तो केवल Q बराबर H2O जो कि गैस अवस्था में है इनकी सक्रिय मात्रा। और यदि केवल गैस होता है तो हम इसको और इस प्रकार से भी लिखते हैं K बराबर आंशिक दाब के रूप में, आंशिक दाब हो गया जल का H2O, इस रूप में इसको लिखा जाता है। तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। Q एक्टिव मास या सक्रिय मात्रा जल का गैसीय अवस्था में, K बराबर आंशिक दाब जल का। ये दो तरीके से इसको लिखा जाता है इसमें। आइए एक एग्जाम्पल और यहाँ पर थोड़ा सा लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है, एक ऑक्साइड है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, यहाँ पर ये गैस अवस्था में है और इसी का परिवर्तन हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या इसी को नाइट्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, NO2। इस प्रकार से दो नाइट्रोजन है, इसमें समीकरण के रूप में हम इसको इस प्रकार से दो कर देते हैं। अब इस समीकरण के लिए हमको सांद्रता भागफल का मान ज्ञात करना है। सांद्रता भागफल, इसके लिए हम Q या क्वोशिएंट के नाम से इसको Q लिखते हैं। इसका सूत्र है समीकरण के दाईं ओर के जो पदार्थ हैं, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, इसके सक्रिय मात्रा भागित समीकरण के बाईं तरफ में जो पदार्थ हैं उनके सक्रिय मात्रा N2O4,
जो कि यहाँ पर गैसीय अवस्था में है और ये भी गैसीय अवस्था में है, इनके सक्रिय मात्रा। और चूंकि यहाँ पर NO2 जो लिखा हुआ है इसमें समीकरण के दाईं ओर यहाँ पर 2 मोल हैं, इसलिए हम इस समीकरण में उसको सक्रिय मात्रा का घात 2 लिखते हैं। यदि 3 रहता है तो 3 लिखते हैं इसी क्रम से, तो ये 2 है इसीलिए हम इसका घात 2 लिखे हैं। अब आगे है इसमें, चूंकि ये गैस अवस्था में ही हैं इसलिए आगे और कोई दूसरा मान नहीं हो सकता और सूत्र में केवल एक ही उत्तर आएगा इस प्रकार से, Q बराबर NO2 गैसीय अवस्था जो कि इसके सक्रिय मात्रा के रूप में है वर्ग हो गया घात, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैसीय अवस्था में है इनके सक्रिय मात्रा। क्योंकि हम इसको और दूसरे तरीके से हम P के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ये गैसीय अवस्था में है। आइए अब आगे हम इसमें चलते हैं, साम्य स्थिरांक का संख्यात्मक मान। अगला हमारा टॉपिक है इसमें साम्य स्थिरांक, जिसे हम K के रूप में लिखते हैं। इसका संख्यात्मक मान से संबंधित कुछ प्रश्न का संख्यात्मक मान। तो इस साम्यावस्था जो समीकरण होते हैं, इस साम्यावस्था व्यंजक में सक्रियता का उपयोग होता है। एक शब्द इसमें यहाँ पर है सक्रियता, इसको अपन सक्रियता शब्द के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें सक्रियता का उपयोग होने के कारण से इसमें K की जो है कोई अलग से इकाई नहीं होती, सक्रियता का उपयोग होता है और इसी कारण से इसमें K की कोई इकाई नहीं होती। तो इसमें केवल संख्यात्मक मान ही रहेगा, इसमें जो भी हम लिखेंगे केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही रहेंगे इसमें। तो आइए एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं इसमें। जैसे एक अभिक्रिया है, जैसे तांबा है जिसको अपन कॉपर कहते हैं, जो कि ठोस अवस्था में है, धातु के रूप में है। अब इसको हम एक सिल्वर है जो कि अपने आयन के रूप में है, जिसको अपन Ag+ कह रहे हैं, सिल्वर आयन जो कि जली विलयन में उपस्थित है, इसके साथ अभिक्रिया हो रही है। इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर आगे समीकरण में देखेंगे अपन इस प्रकार से, तो कॉपर जो है इस विलयन में चला जा रहा है, अभी जो ठोस था वो जली विलयन में पहुँच गया। इस प्रकार से कॉपर जो कि आयन के रूप में जली विलयन में पहुंच जाते हैं, और जो Ag है उस प्रकार से अभी जली विलयन में है Ag, वह ठोस रूप में अवक्षेपित हो रहे हैं। इस प्रकार समीकरण को देखेंगे तो 2 Ag है, इसलिए यहाँ पर समीकरण को 2 लिख रहे हैं। अर्थात यहाँ पर आशय ये है कि जो ठोस था वो जली विलयन में पहुँच गया और जो जली विलयन में था वह ठोस के रूप में, यहाँ पर सॉलिड लिखा है ठोस है, उसके रूप में अवक्षेपित हो रहे हैं। और इस प्रकार से हम इसको K के रूप में जब लिखेंगे, K साम्यावस्था स्थिरांक, तब हम इसको द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार दाईं ओर हैं, जैसे यहाँ पर है कॉपर 2+ जो जली विलयन में है, कॉपर 2+ क्यूप्रिक आयन जिसको कहते हैं, इसका जली विलयन,
और जो सिल्वर हैं जो अभी ठोस रूप में है दाईं ओर, इसका सक्रिय मात्रा, चूँकि यहाँ पर 2 मोल है इसीलिए हम इसको घात के रूप में लिखते हैं। अब इस प्रकार से बाईं ओर यहाँ पर कॉपर जो कि ठोस रूप में है उसकी सक्रिय मात्रा, और Ag सिल्वर जो कि प्लस चार्ज के रूप में है, यहाँ पर एक धनात्मक के रूप में, ये जेली बिलियन में है Aq। यहाँ पर ये 2 है इसीलिए हम इसको सक्रिय मात्रा के रूप में जब लिखेंगे तो सक्रिय मात्रा का घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि हम अभी पढ़े इसमें एक ठोस रूप में रहते हैं तो हम इसको 1 मानते हैं, इसलिए ये 1 हो जाएगा। AgS जो ठोस अवस्था में है, इस समीकरण के जो नीचे ओर है कॉपर जो ठोस अवस्था में, इसका मान भी 1 हो जाएगा। इसलिए केवल हमारे पास जो समीकरण बचेगा इसमें यहाँ पर कॉपर जो 2+ में है जेली बिलियन में, इसकी सक्रिय मात्रा भागित नीचे में यहाँ पर सिल्वर आयन जो जेली बिलियन में है, सिल्वर आयन जो कि एक ही प्लस में होते हैं, ये जेली बिलियन में है, इसकी सक्रिय मात्रा, और इसका पहले से ही घात इसमें 2, इस प्रकार से हमको यहाँ पर प्राप्त होंगे। और जब इसका आंकिक मान देखेंगे प्रायोगिक तौर पर 298 केल्विन ताप पर अर्थात 25 अंश सेंटीग्रेड ताप पर, तो इसका मान हमको प्राप्त होता है 2.0 गुणित 10⁻15। इसका आंकिक मान है, ये प्रायोगिक तौर पर है। ये जो है 298 केल्विन जिसको हम सामान्यतः 25 अंश सेंटीग्रेड कहते हैं, इस पर है। अब इसी को यहाँ पर एक अलग में अभिक्रिया यहाँ पर प्राप्त करेंगे तो ये जो यहाँ पर लिखा है इसका मतलब क्या पर समझ लें। इसका मान चूंकि धनात्मक में आ रहा है इसलिए जो अभिक्रिया है वो हो सकता है। आइए इस समीकरण के अंतर्गत हम जो हमारा अभिक्रिया देखेंगे, इसमें K का मान इसमें धनात्मक आ रहा है, इसलिए ये समीकरण कॉपर ठोस अवस्था में है, सिल्वर विलयन अवस्था में है, तो इस अवस्था में ऐसा हो सकता है। इसको मैं संक्षिप्त रूप में इस प्रकार एक चित्र बना करके समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। ये जो सिल्वर आयन है जो जेली बिलियन में है, मान लीजिए इस प्रकार से एक पात्र है, इसमें हम सिल्वर आयन को यहाँ पर लिए हैं, वो भी जेली बिलियन के रूप में। कोई भी लवण हो सकता है जैसे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड को हो सकते हैं जो जल में घुलनशील है। अब इसमें तांबा का एक ठोस मान यहाँ पर मैं समझने के छड़ लिख दे रहा हूँ। ये तांबा का एक छड़ है, छड़ का मतलब ही है ये तांबा जो है कमरे का ताप में ठोस होते हैं। तो इसको यहाँ पर जब डुबाएंगे तो क्या होगा, ये जो कॉपर है यहाँ पर समीकरण देखिए, इसमें कॉपर जेली बिलियन के रूप में आ जाएगा। माने यहाँ से जो तांबा है यहाँ से निकल करके ये जेली बिलियन में घुल जाएंगे, और यहाँ पर जो अभी Ag जो अभी बिलियन में है यह इस प्रकार से ठोस के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा, अर्थात इस तांबे के छड़ में वो आ जाएगा। ये इसका मतलब है। इसमें यहाँ पर धनात्मक मान आ रहा है, मतलब जो जैसा समीकरण लिखा गया है वैसा होगा। यदि उत्तर ऋणात्मक आ रहा है इसका मतलब है हम जैसा लिखे हैं वैसा होने वाला नहीं है इसमें। आइए हम इसको एक उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ। मैं इसी उदाहरण को यहाँ पर मैं Ag+ जो चांदी का आयन है उसके जगह में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसमें जस्ते का विलयन, जस्ता यानी जिंक, उसका जेली विलयन है। इस मान को भी हम यहाँ पर एक बार गौर करके देखें इसमें, और समीकरण इस प्रकार से मान लो हम ऐसा लिखते हैं, इस प्रकार से
जस्ता भी तांबा ठोस है, हमने लिखा इस प्रकार से तांबा जली विलयन में पहुंच गया, और जो जस्ता है अभी जली विलयन में है, आयन के रूप में है, और इस प्रकार से परिवर्तन होकर के इसमें जिंक अभी ठोस के रूप में पहुंच जाते हैं। हम ऐसा समीकरण की कल्पना करें और इस आधार पर हम यदि K का मान निकालते हैं तो K का मान कैसा प्राप्त होगा। हमारा जो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम है जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं उसी का उपयोग कर रहे हैं इस पाठ भर में। दाएं ओर के पदार्थ का सक्रिय मात्रा, तो दाएं ओर यहाँ पर है कॉपर 2+ जली विलयन, यहाँ पर केवल परिवर्तन हुआ है, मैं जो अभी Ag लिखा था उसके जगह में जस्ता आ गया है। इस प्रकार से जस्ता है जो कि ठोस अवस्था में है। आगे बाईं ओर यहाँ पर है कॉपर जो ठोस अवस्था में है, यहाँ पर लिखा गया है। जो जस्ता है अभी जो Ag+ था उसके जगह में केवल चेंज हुआ है। इस प्रकार से जस्ते का आयन, जिंक आयन जो जली विलयन में है, यहाँ तक प्राप्त हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया, और तो ये जो ठोस अवस्था में होते हैं उसके सक्रिय मात्रा को हम अभी निकाले हैं, इसमें उसको 1 लिखा जाता है। तो ऑलरेडी 1 हो गया, तो 1 से गुणा करेंगे तो इसका मान जो है केवल कॉपर 2+ जली विलयन आयन के रूप में ही रहेगा, अर्थात इसका मान इकाई हो गया, यूनिट हो गया। सेम इस समीकरण के जो नीचे ओर लिखा हुआ है तांबा जो ठोस अवस्था में है, इसका मान भी 1 होता है क्योंकि ठोस अवस्था में है, इसलिए केवल नीचे में जिंक 2+ जो जली विलयन के रूप में है इसी का ही यहाँ पर अवशेष रहेगा। एक प्रकार से अवशेष समझ रहा हूँ मैं इसको, जिंक जो कि 2+ में है जली विलयन के रूप में रहेगा। यदि इसका अपन आंकिक मान की बात करते हैं इसमें, तो इसका मान आता है 2.0 गुणित 10⁻19, अर्थात इसमें K का कोई इकाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सक्रियता का उपयोग किया जा रहा है। इसमें सक्रियता का उपयोग होने के कारण से यहाँ पर उसके इस K का जो मान है साम्यावस्था स्थिरांक, उसके कोई इकाई नहीं, केवल आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू ही रह जाते हैं इसमें, इसीलिए मान केवल इतना ही। ये प्रयोग के आधार पर है 298 के लिए, अर्थात 25 सेंटीग्रेड कमरे के ताप पर अभिक्रिया चल रहा है, तो इस प्रकार से गणना करने से प्राप्त होगा। आइए इसका अपन सार निकालते हैं। तो चूंकि मान K का मान ऋणात्मक हो रहा है, इसका मतलब है हम जैसा भी अभिक्रिया लिखे हैं वैसा होने वाला नहीं है, अर्थात तांबा जो ठोस अवस्था में है उसको अपन जस्ते के जली विलयन में डुबा देंगे, ऐसा इस प्रकार से समझिए। ये पात्र है, इसमें यदि आप ऐसा कल्पना करें कि जस्ता का विलयन है, जली विलयन, इसमें आप यदि तांबा का राड या ठोस अवस्था समझ लीजिए, इसको हम डुबाते हैं और हम ऐसा समझते हैं कि इसमें से तांबा घुल करके जली विलयन पहुंच जाएगा और जस्ता ठोस के रूप में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें, यदि हम इसके विपरीत अभिक्रिया करते हैं, विपरीत दिशा में सोचिए, इधर इस जिंक को हम इधर लिखते हैं और कॉपर 2+ को भी इधर लिखते हैं, तो ये दोनों अभिक्रिया करते और ऐसा बनाते हैं। जो बाईं ओर लिखा है वो दाईं ओर हो जाता और जो दाईं ओर लिखा हुआ है वो बाईं ओर। तो आंकिक मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चिन्ह में बदलेगा। जैसे एग्जाम्पल किसी को बता रहा हूँ मैं, तो इस प्रकार से अभिक्रिया नहीं हो पाएगा। अभी जो लिखा हुआ है ऐसा अभिक्रिया नहीं हो पाएगा। तो किस प्रकार से होगा, तो इसमें दिशा बदल जाएगा। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, केवल दिशा को बदलना है। और जो आंकिक मान है माइनस के जगह में हो जाएगा प्लस, और इस प्रकार से जब प्लस लिखेंगे अर्थात इस दिशा में चलेगा अभिक्रिया। तो जिंक को अपन क्षण को कॉपर विलयन में यदि डालते हैं तो जिंक जो है अब उल्टा हो जाएगा काम, इस प्रकार से ये जस्ता हो जाता और जो मैं अभी जिंक लिखा हूँ वो कॉपर हो जाता। इस प्रकार से जस्ता का क्षण है, कॉपर का जली विलयन, और इसको जब इस प्रकार डालते तो जस्ता जो है यहाँ से घुल करके विलयन में चला जाता और जो अभी कॉपर आयन जो अभी इस विलयन में है वो इस राड में ठोस रूप में ऐसा अवकृत हो जाता। इसका आशय यही है। और एक बात, दो अभिक्रिया के लिए मान लो धनात्मक भी हैं, तो जिसका मान ज़्यादा होगा, अधिक आंकिक मान ज़्यादा होंगे, उसका उस प्रकार की अभिक्रिया ज़्यादा अच्छे संपन्न होगा, और जिसका धनात्मक मान कम है तो उतना ज़्यादा अच्छे संपन्न नहीं होगा। ये तुलनात्मक दृष्टि से कहेंगे तो
इस आंकिक मान का महत्व यही है इसमें। आइए हम इसको संख्यात्मक मान के आधार पर हम और आगे लेते हैं। इसमें साम्य स्थिरांक का मान रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के आधार पर प्राप्त होगा। इसको मैं अब नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला हूँ इसमें। साम्यावस्था स्थिरांक जिसे हम k के रूप में लिखते हैं, तो इस k का जो लिखने का तरीका है वह रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर स्पष्ट होता है। k का सूत्र कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि या k का मान भी लिख सकते हैं इसमें। k का मान रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके पर, ये शब्द इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमको इसी पर फोकस करना है। एक कथन है, समझ लीजिए एक प्रकार से साम्यावस्था स्थिरांक k का मान रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके पर निर्भर करेगा। रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके पर निर्भर करता है। इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इसीलिए मैं इसको पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूँ। आप कुछ भी नहीं लिख सकते इसका मान। हमने रासायनिक समीकरण को कैसा लिखा है उसके आधार पर आप इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर एक रासायनिक अभिक्रिया है, पहला कि फेरिक का आयन है Fe3+, जो कि जेली विलयन के रूप में उपस्थित है AQ। अब आगे इसको SCN, जिसको थायोसाइनाइड कहते हैं, जिसमें इस प्रकार से एक माइनस उपस्थित है। इसके साथ यहाँ पर साइनाइड आयन जो कि यहाँ पर आइसोसाइनाइड है, जो कि जेली विलयन के रूप में है, इसके साथ क्रिया हो रही है। तो यहाँ से इस प्रकार से बन रहा है FeSCN। अब इस प्रकार से समीकरण को लिखेंगे तो हमको एक ही यौगिक हमको यहाँ पर प्राप्त होगा, जिसमें Fe, इसको हल करेंगे तो इस प्रकार से Fe3+, 3 प्लस है 1 माइनस, तो केवल एक 2 ही प्लस बचेगा। टोटल में इसमें हमको 2 प्लस प्राप्त होंगे। मैं इसको इस प्रकार से अभी लिख रहा हूँ, इस प्रकार से ये 3 प्लस है और 1 माइनस है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 2 प्लस हमको यहाँ पर प्राप्त होंगे। यदि इस अभिक्रिया के लिए मान लेते हैं यहाँ पर इसमें k का मान मुझे ज्ञात करना है, तो k का मान जब ज्ञात होगा तो k का जो फार्मूला है साम्यावस्था द्रव्यानुपाती क्रिया नियम जब लिखते हैं तो हम यही लिखते हैं इसमें दाईं तरफ समीकरण के दाईं ओर के जो पदार्थ हैं उनके सक्रिय मात्रा का गुणनफल। जैसे यहाँ पर समीकरण के दाईं ओर इसमें है FeSCN, ये समीकरण के दाईं ओर उपस्थित हैं। उसी प्रकार से समीकरण के जो बाईं ओर पदार्थ हैं फेरिक, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से Fe3+, जो जेली विलयन के रूप में उपस्थित हैं, उनकी सांद्रता, और दूसरा इसमें है SCN, इसकी जो आवेश है इसमें माइनस है, उसकी सक्रिय मात्रा। और इस प्रकार से इसको यदि अपन
संख्या के दृष्टि से अपन लिखें इसमें तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमको अलग अलग प्राप्त होंगे। अभी यहाँ पर मान लेता हूँ मैं इसके लिए इसका जो मान है इतना जो भी मान उत्तर आएगा आंकिक मान लेता हूँ मैं वो K1 है। कोई भी मान हो सकता है। प्रैक्टिकल करेंगे जैसे अभी हम लोग अभी कुछ ही समय के पश्चात अभी हल किए थे कि कॉपर के छड़ को सिल्वर आयन में घोले थे तो उसका जो K का मान आया था 2.0 गुणित 10⁻15 आया था। इसी प्रकार से इसके लिए भी हम कोई मान लिखते हैं तो जितना मान आएगा उतना आएगा। तो उससे मान लेता हूँ अभी मैं K1 है। अब इसको मान लीजिए इसी समीकरण को मैं यदि 2 से गुणा करता हूँ मान लीजिए तो उसका जो अगला जो साम्यावस्था स्थिरांक आएगा उसका सूत्र क्या होगा ये यहाँ पर देखिए जैसे। तो यहाँ पर बदल रहा हूँ अगला समीकरण नंबर 2 इसको यहाँ पर लिखता हूँ मैं अगला समीकरण नंबर 2 यदि इसको मैं 2 से गुणा कर दूँ टोटल तो ये भी टोटल 2 से गुणा हो जाएगा। अब इसमें 2 से गुणा करूंगा तो मेरा जो समीकरण है अब इसको मैं नया समीकरण नाम दे रहा हूँ साम्यावस्था स्थिरांक। इसको मैं बोल रहा हूँ K2। अगले अभिक्रिया माने इस प्रकार के अभिक्रिया दूसरे प्रकार के अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक। तो K2 बराबर सूत्र तो ऐसे ही रहेगा लेकिन यहाँ पर देखिए पहले सॉरी इसमें मैं 2+ लिखना भूल गया था। चलिए अब यहाँ पर ये 2 है इसलिए यहाँ पर एक घात में हो जाएगा 2। Fe3 प्लस जली बिलियन इस घात 2 संख्या है इसलिए इस समीकरण के घात में भी 2 हो जाएगा। SCN जो माइनस के रूप में है जो यहाँ पर जली बिलियन के रूप में उपस्थित है इसकी संख्या भी 2 है इसलिए यहाँ पर भी ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लेता हूँ मैं इसको K2 कर लेता हूँ अगला। तो यहाँ पर जो पहला K1 प्राप्त हुआ था और जो K2 प्राप्त हुआ था ये दोनों का मान एक दूसरे के पर देखिए इधर से अभी वाला जो अभी K1 प्राप्त हुआ था अपन को K1 और अभी जो K2 प्राप्त हो रहा है दोनों में क्या संबंध है हमको यहीं पर ध्यान रखना है। K1 और K2 में रिलेशन तो K1 का मान और K2 का मान K2 का जो मान है जो अभी K1 का मान आया था K1 का मान क्या था कि इसमें कोई घात नहीं था ऐसा सब घात छिप गए थे। अभी उसका वर्ग हो गया है तो इसीलिए यहाँ पर K2 का जो मान है जो K1 से आया था उसके वर्ग के बराबर है इसमें। इसीलिए नया सूत्र बन गया यहाँ पर यदि ऐसा अभिक्रिया हो गया कोई समीकरण है हमने 2 से केवल गुणा कर दिया तो जो अंतिम वाला जो वेग स्थिरांक साम्यावस्था स्थिरांक आएगा वह पहले पद में जो बिना गुणा किया था उसके तुलना में उसका वर्ग के बराबर होगा। ये इसका सार निकलता है इसमें। तो ये साम्यावस्था स्थिरांक को हम कैसे लिख रहे हैं अपन लिखने के तरीके पर निर्भर करेगा। आइए इसको मैं कुछ और उदाहरणों के द्वारा अलग अलग प्रकार से कुछ संख्यात्मक मान लेकर के मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक अभिक्रिया है जैसे उदाहरण के तौर पर दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैसीय अवस्था में है। इसकी क्रिया हो रही है नाइट्रोजन के पेरोक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल लीजिए इसके साथ क्रिया हो रही है और उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं और ये साम्य अभिक्रिया है। रासायनिक साम्यावस्था में ये बना रहे हैं इसमें सल्फर का ट्राइऑक्साइड ये भी गैसीय अवस्था में है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO ये भी गैसीय अवस्था में। इस प्रकार से हमको ये उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं और ये जो अभिक्रिया है ये साम्य अवस्था में है। तो मान लीजिए इस अभिक्रिया के लिए K1 का मान यदि मान लीजिए इसमें 16 हो। मैं पहला यहाँ पर वेग स्थिरांक लिख रहा हूँ साम्यावस्था स्थिरांक। पहला साम्यावस्था स्थिरांक ऐसे अभिक्रिया चल रहा है इस दिशा में तो इसके लिए यहाँ पर 16 है। तो
यदि अभिक्रिया अलग प्रकार से लिखा जाए, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो 1/2 SO2, ध्यान से इसको देखेंगे, अभी मैं केवल 1 लिखा था, तो ऐसा जब यहाँ पर इतना पहला लिखा गया तो उसके मान K1 का मान 16 है। अब मैंने इसको बदल दिया, 1 के जगह में 1/2 कर दिया, माने 1/2 से 2 से भाग कर दिया इसको मैं। तो ये यहाँ पर भी सेम ऐसा 1/2 NO2 एक गैसीय अवस्था में है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी मैंने 1/2 किया, अब पूरे को ही 1/2 से हमने गुणा किया है, सीधा सीधा है। 1/2 SO3 गैसीय अवस्था, ये भी सेम 1/2 NO। तो ऐसा अभिक्रिया के लिए, तो इस अभिक्रिया के लिए K मान, उसको मैं K2 मान लेता हूँ अभी फिलहाल। इसके लिए K2 का मान क्या होगा, या वेग स्थिरांक के मान क्या होगा। यदि ऐसा अभिक्रिया के लिए 16 है, तो इस अभिक्रिया के लिए अर्थात 1/2 SO2 प्लस 1/2 NO2 इज इक्वल टू 1/2 SO3 गैस प्लस 1/2 NO गैस का के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होगा। तो इसमें क्या रिलेशन है, इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, इसी पर हम थोड़ा सा इसको देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो सूत्र होगा इसमें K2 अर्थात इस अभिक्रिया, अंतिम अभिक्रिया जो लिखा हूँ उसके अभिक्रिया के लिए K2 बराबर, चूँकि हमने दिशा को बदला नहीं है तो ज्यों का त्यों होगा, K1 है तो K1 होगा, K1। और हमने 1/2 किया है सामने में गुणा, इसलिए हम इसको घात में करेंगे 1/2। जितना भी मालूम है 2 से गुणा क्या होता, तो यहाँ पर घात में गुणित 2 क्या होता। मैंने 1/2 से गुणा किया है, इसलिए घात में 1/2 का गुणा करना है। अब मान को रखता हूँ मैं यहाँ पर, K1 का मान दिया हुआ है 16 इस प्रकार से, और सूत्र में ऑलरेडी आ गया इसमें 1/2 को दूसरे शब्दों में कहेंगे तो वर्गमूल, तो ये हो गया 16 का वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल अर्थात 4, ये उत्तर है इसका। यदि SO2 प्लस NO2 इज इक्वल टू SO3 प्लस NO का मान K1 माने साम्यावस्था स्थिरांक का मान 16 है, तो 1/2 SO2 प्लस 1/2 NO2 इज इक्वल टू, या साम्यावस्था 1/2 SO3 प्लस 1/2 NO के लिए उसका जो उत्तर आएगा वो 4 आएगा इसमें। अब आगे यदि इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो क्या होगा, एक अलग से यहाँ पर नोट करें इसको सब लोग इस प्रकार से, केवल समीकरण में कुछ परिवर्तन करने जा रहा हूँ मैं, जल्दी से आप नोट करें इसको। ये सवाल है, यदि SO2 जो गैसीय अवस्था में है और NO2 जो गैसीय अवस्था में है, ये अभिक्रिया कर रहे हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, SO3 गैस बना रहा है और NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस बना रहे हैं, इस अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक K1 का मान 16 है। तो SO2 ट्वाइस SO2 प्लस ट्वाइस NO2 प्लस ट्वाइस SO3 प्लस ट्वाइस NO के लिए K2 का मान अर्थात वेग स्थिरांक का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमने 2 से गुणा किया है तो हमारा सूत्र भी सेम इसी प्रकार से यहाँ पर हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पर 16 का घात 2 हो जाएगा, अर्थात 16 गुणित 16, अर्थात ये जो है 256 हमको इस प्रकार से प्राप्त होगा। यदि 1/2 से गुणा किया हमने तो हमारा उत्तर देखिए अभी 16 का था 4 आया, इसी को हम समीकरण को 2 से गुणा किए तो हम भी जो वेग अभिक्रिया है साम्यावस्था स्थिरांक है उसमें भी हम घात 2 कर दें। इस प्रकार से हम कोई दूसरे सवाल को भी हम हल कर सकते हैं और उसके उत्तर के बारे में हम जांच सकते हैं कि कितना अभिक्रिया वेग स्थिरांक या साम्यावस्था स्थिरांक का मान परिवर्तन होगा या स्थिर होगा या कम होगा, किस प्रकार से हो सकता है, इसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर सांद्रता भागफल कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने सीखा, और साथ ही साथ साम्यावस्था का संख्यात्मक मान क्या हो सकता है, और इसमें हमने सांद्रता K का मान संख्यात्मक मान
के आधार पर, हम समीकरण के आधार पर हम कैसे मान निकालते हैं, इसको हमने समझा। इसको और अच्छे समझने के लिए कुछ हम दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल लेंगे और हम फिर से कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।